हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सल्तनत काल और सल्तनत काल के अंतर्गत इल्तुतमिश। हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था कि सल्तनत जो सत्ता है उसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के वक्त हो जाती है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक है वो इस सत्ता को स्थायित्व नहीं प्रदान कर सकता। अतः इस सत्ता को स्थायित्व प्रदान करने का जो कार्य है वो इल्तुतमिश के काल में पूरा होता है। तो जब भी यह प्रश्न आता है कि सल्तनत काल का संस्थापक कौन है तो उसका उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। लेकिन जब भी यह पूछा जाता है कि सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कौन है तो वो होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो शासन काल है वो 1210 से लेकर 1236 के बीच में माना जाता है। तो चलिए हम इल्तुतमिश को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इल्तुतमिश का सामान्य सा परिचय पढ़ते हैं, अर्थात शासक बनने से पहले इल्तुतमिश क्या था। शासक बनने से पहले इल्तुतमिश एक प्रांत का सूबेदार था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और इल्तुतमिश जो गोरी था उसका दास भी था। गोरी की 1206 में खोखरों के विरुद्ध युद्ध में इल्तुतमिश ने एक अच्छे सेना नायक का रोल अदा किया था, जिससे खुश होकर उसे दासता से मुक्ति मिल चुकी थी। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी जो होता है आराम शाह, वह कुछ दिन के लिए शासक बनता है, लेकिन उसको बाद में हटाकर इल्तुतमिश है वो शासक बन जाता है। यह इल्तुतमिश का सामान्य सा परिचय है। शासक बनते समय जो परिस्थितियां थी इल्तुतमिश की वो बड़ी ही कठिन परिस्थितियां थी, क्योंकि उसे एक ऐसा शासन मिला था जो अभी अभी नवोदित था। वो पूरी तरीके से न तो स्थापित हो पाया था, न उसकी कोई राजनीतिक परंपराएं बन पाई थी। इल्तुतमिश के राजनीतिक विरोधी भी खूब सारे लोग थे और न ही वंश परंपरानुसार शासन की जो व्यवस्था है वो स्थापित हो पाई थी। इसलिए इल्तुतमिश को चुनौती देने वाले बहुत सारे उसके प्रतिद्वंदी जो थे वो मैदान में मौजूद थे, लेकिन इल्तुतमिश अपनी योग्यता के कारण, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण और अपने सेना नायकत्व के गुणों के कारण सत्ता को प्राप्त करने में अंततोगत्वा सफल हो जाता है। इल्तुतमिश के शासन का जो काल विभाजन है उसकी अगर हम बात करें तो इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इल्तुतमिश ने कुल 26 वर्षों तक शासन किया था, जिसमें उसके शुरुआत के जो 10 वर्ष हैं वो पहला उसके शासन का काल माना जाएगा, जिन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। तो वो इस तरीके से होगा। जो प्रथम भाग है वो 1210 से लेकर 1220। इस काल में इल्तुतमिश ने अपने जो विरोधी थे उनको दबाया। फिर 1221 से लेकर 1227 तक का जो काल था यह वो काल था जब दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के आक्रमण का खतरा है वो मंडरा रहा था। उस खतरे को भी इल्तुतमिश ने बड़ी ही चालाकी से और होशियारी से निजात पा ली। और उसके बाद में 1228 से लेकर 1236 तक का जो काल है उसमें इल्तुतमिश ने अपनी शासन सत्ता और संगठन को मजबूती और स्थायित्व देने के लिए कुछ काम है वो किए। तो आज के इस टॉपिक में हम इल्तुतमिश को पढ़ेंगे और इल्तुतमिश के कामों को पढ़ेंगे और इल्तुतमिश के संबंध में परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या महत्वपूर्ण जो सवाल है वो यहां से बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।
तो इल्तुतमिश ने एक काम तो यह किया कि उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ते वक्त यह पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया हुआ था। तो सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाने वाला जो तुर्क शासक था वो था इल्तुतमिश। दूसरी बात हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के वक्त यह भी पढ़ी थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की पदवी है वो धारण नहीं की, वो मलिक और सिपह सालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। तो सुल्तान की पदवी धारण करने वाला भी पहला जो तुर्क शासक था गुलाम वंश का वो था इल्तुतमिश। 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफाओं के दूत जो हैं वो दिल्ली आए और उन्होंने उसके शासन को, इल्तुतमिश के शासन को औपचारिक मान्यता दी और उसे खलीफाओं की तरफ से सुल्तान की जो पदवी है वो प्रदान की। इतिहास में यह बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रथम सुल्तान कौन था। तो प्रथम सुल्तान महमूद गजनवी को इतिहास में माना जाता है, लेकिन तुर्की शासन का या गुलाम वंश का जो प्रथम सुल्तान है उसकी अगर हम बात करें तो यह प्रश्न आता है तो आपको इल्तुतमिश ही लिखना है। और इल्तुतमिश ने यह जो पदवी है वो 1229 में प्राप्त की और वह दिल्ली सल्तनत का एक तरीके से वैध जो सुल्तान है वो इस पदवी के साथ में बन जाता है। इल्तुतमिश ने राज सत्ता पर काबिज होने के बाद में अपने विरोधियों को दबाना शुरू किया। तो उसने अपने विरोधियों को दबाने के बाद में तुर्कान ए चहलगानी या जिसे चालीसा भी इतिहास में कहा जाता है और जिसके बारे में इतिहास में बहुत कुछ पूछा जा चुका है और आज आगे भी पूछा जाएगा। इल्तुतमिश ने अपने वफादार 40 अमीरों का एक समूह बनाया जिसे चालीसा कहा जाता था या तुर्कान ए चहलगानी भी कहा जाता था। यह 40 सरदारों का ऐसा समूह था जो इल्तुतमिश के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित करते थे और इल्तुतमिश को मानने वाले थे। इन तुर्कान ए चहलगानी के दम पर इल्तुतमिश ने अपनी राज सत्ता को मजबूती है वो प्रदान की। तो इतिहास में जब भी यह पूछा जाए कि तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा किसने बनाया या इस संगठन का निर्माण किसने किया तो उसका भी उत्तर होगा इल्तुतमिश। अब मंगोल आक्रमण का खतरा 1221 में ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खान आया। जलालुद्दीन मांगबरनी सिंध तक आया और उसने संभवतः इल्तुतमिश से शरण भी मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको शरण देने से मना भी कर दिया। बहुत सारे इतिहासकार यह मानते हैं कि चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास में अपना दूत भेजा था और यह कहलवाया था कि मांगबरनी को शरण नहीं देनी है। चंगेज खान जैसे बहुत ही जबरदस्त शासक से भिड़ना उस वक्त संसार में किसी भी राजा या सुल्तान के लिए मुमकिन नहीं था। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांगबरनी को शरण न देकर मंगोलों के विध्वंस से अपने नवोदित शासन को बचा लिया। अतः जो मंगोलों का खतरा मंडरा रहा था दिल्ली सल्तनत पर वो मांगबरनी को शरण न देने के कारण टल गया। एक और जो पॉइंट है वो है बंगाल पर अधिकार का। बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार इल्तुतमिश का 1230-31 में हो जाता है। फिर
हिंदू मंदिरों को नष्ट करना व संपत्ति लूटना। इल्तुतमिश कह दो या जितने भी तुर्क शासक हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने हिंदू मंदिरों को नहीं तोड़ा हो और वहां की संपत्ति को नहीं लूटा हो और वहां के पुजारियों और जो श्रद्धालु लोग हैं उनका कत्लेआम नहीं मचाया हो। यह एक सामान्य सी प्रक्रिया थी जो कि एक धार्मिक घृणा को दर्शाती है। इल्तुतमिश ने भी अपनी जो परंपरा थी उसको निभाया और उसने भीलसा, जो विदिशा कहा जाता है, वहां के एक प्राचीन मंदिर को तोड़ा और लूटा और जो ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, उस मंदिर को भी उसने 1326-27 में नष्ट किया और वहां की धन संपत्ति को लूटा। अब रजिया को उत्तराधिकार बनाना। ग्वालियर की विजय के बाद में इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों को नकारते हुए अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना, जो बाद में रजिया सुल्ताना नाम से एक महत्वपूर्ण शासिका के रूप में उभरी। हालांकि उसका शासनकाल सिर्फ 4 वर्ष का था, लेकिन स्त्री होने के कारण उस वक्त के जटिल पुरुष प्रधान समाज में स्त्री द्वारा शासन करने के कारण उसका जो नाम है वो इतिहास में प्रसिद्ध है। रजिया को हम उसके अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ग्वालियर की विजय के बाद में रजिया को अपना उत्तराधिकारी इल्तुतमिश है वो करता है घोषित। यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे अब इल्तुतमिश ने क्या क्या ऐसे काम किए जिससे दिल्ली सल्तनत जो है वो मजबूत हुई। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को वंशानुगत बनाया। उससे पहले जो शासक हुए थे वो अलग अलग वंशों के थे। इल्तुतमिश ने ज्येष्ठाधिकार की या पुत्र ही राजा बनेगा उस परंपरा को तोड़ते हुए अपनी पुत्री को राजा तो बनाया, लेकिन यह उसकी चूंकि पुत्र थी इसलिए यह राज शासन को वंशानुगत करना भी था और उसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उसके बाद में उसने जो जो महत्वपूर्ण काम किए दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने के, उसमें था एक था इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली के बारे में हम हमारे दूसरे वीडियो में इसको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। लेकिन इक्ता प्रणाली, यह जो प्रणाली है वो भारतीय राजनीति में सामंतवाद के विकल्प के रूप में तुर्कों द्वारा लाई गई। इसमें सामंतवाद के जो नकारात्मक चिन्ह थे उनको काफी हद तक दूर करने के प्रयास है वो किए गए। इस इक्ता प्रणाली को राज सत्ता में लाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को दिया जाता है। उसके साथ साथ में उसने सुल्तान की स्थायी सेना का विचार भी दिया। हालांकि वो स्थायी सेना उस रूप में नहीं दे पाया जिस रूप में बलबन ने दिया, लेकिन उसने विचार जरूर दिया और इसने इसके लिए कुछ काम भी किए। तो सुल्तान के लिए स्थायी सेना का जो विचार है वो भी इल्तुतमिश ने दिया। उससे पहले सेना जो होती थी वो स्थायी नहीं होती थी। सेना जो होती थी वो माल एक गनीमत के तौर पर काम करते थे। यह एक लुटेरे गैंग की तरह आते थे और जो भी लूट का माल मिलता था उसमें उसको आपस में बांट दिया जाता था। यह बंदरबाट जो होती थी वो इस तरीके से होती थी कि जो प्रमुख होता था उसको 20% मिलेगा और बाकी के जो लोग हैं उनमें 80% है वो लूट का माल बांट दिया जाता था। लेकिन सेना को एक स्थायी रूप देने का जो विचार है वो इल्तुतमिश ने दिया। फिर
जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है वो यह है कि इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के चलाए। दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए, स्थायित्व देने के लिए इल्तुतमिश ने दो प्रकार के सिक्के चलाए या दो धातु में सिक्के चलाए, एक चांदी के और दूसरे तांबे के। चांदी के जो सिक्के थे उनको टंका कहा जाता था और तांबे के जो सिक्के थे उनको जीतल कहा जाता था। यह छोटी से छोटी परीक्षाओं से लेकर यूपीएससी तक में कई बार पूछा जा चुका है कि इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के हैं वो चलाए थे। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये दो सिक्के हैं वो इल्तुतमिश ने चलाए थे। इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। निजामी ने यह कहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व नहीं दे पाया। दिल्ली सल्तनत को एक शासन व्यवस्था, एक गरिमा, एक पद और मजबूती है वो इल्तुतमिश ही दे पाया। इल्तुतमिश के कारण ही जो तुर्कों की शासन व्यवस्था है वो भारत में स्थायित्व प्राप्त करती है और साथ साथ में ही मजबूती प्राप्त करती है। इल्तुतमिश के कारण ही बाद में एक ठोस आधार आने वाले शासकों को मिलता है और उसी ठोस आधार के आधार पर वो भारत के दूसरे हिस्सों को जीतते जाते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है इल्तुतमिश वो यही समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।